तो हम लोग का इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद हमारा जो पूरा भारत था वो 562 रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों में जो बड़ी रियासतें थी वो थी कश्मीर, हैदराबाद, ये दो बड़ी रियासतें थी। और कश्मीर पर 1947 में ही पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है। इसके बाद राजा हरि सिंह भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये भारत में विलय हो जाता है। इस बात को हमने पिछले पाठ में पढ़ा। अब बारी आती है हैदराबाद का। तो हैदराबाद का विलय कैसे होता है? क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से गए तो भारत और भारत की रियासतों के लिए उन्होंने जो नियम बनाया कि भारत के अंदर वे राज्य जो ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश के अधीन थे वो तो भारत के रूप में आज़ाद होगा, लेकिन जो छोटी छोटी रियासतें थी वो या तो भारत के साथ स्वेच्छा से मिल जाए या पाकिस्तान के साथ, या वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सके। ठीक, तो स्वतंत्र रखने की स्थिति में जो बड़े राज्य थे उसमें से कश्मीर और हैदराबाद, कश्मीर के हरि सिंह और हैदराबाद के निजाम, इसने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, हम भारत में नहीं मिलेंगे, हमारा एक अपना देश होगा। कश्मीर पे आक्रमण हुआ पाकिस्तान का, जिसके चलते ये भारत में विलय हुआ। इसका वीडियो हमने आपको पहले ही बना दिया है। आज हम जानेंगे हैदराबाद। अब हैदराबाद में शासन कर रहे थे निजाम। यहाँ के लोग चाह रहे थे कि हम जो है भारत में विलय हो जाए, हमारा भी हैदराबाद भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए, लेकिन निजाम को यह मंजूर नहीं था। हैदराबाद में वहां की जनता के द्वारा निजाम के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया कि हमें अपना राज्य को, अपनी रियासत को भारत में विलय करवाना। लेकिन हुआ क्या, निजाम इस आंदोलन को दबाने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया और यहाँ पर लोगों का दमन बड़ी क्रूरता से किया जाने लगा निजाम के द्वारा। भारत इस मौके का फायदा उठाया और सिविल ड्रेस में आंदोलनकारी के रूप में अपने सैनिकों को यहां भेज दिया। अब यही सैनिक आंदोलनकारी के रूप में निजाम से लड़ने लगे और अंततः निजाम को गद्दी छोड़ना पड़ा और ये हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। यहाँ पर जो भारत ने जो ऑपरेशन चलाया, इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ठीक है। और अंततः 1948 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा दूसरा रियासत भारत में मिल चुका था, भारत में विलीन हो चुका था। पहला कश्मीर और दूसरा हैदराबाद। अब बचा था छोटा छोटा राज्य में से गोवा पढ़ेंगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन चीज़ों को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ। हैदराबाद के विलय के लिए भारत सरकार ने कौन से ऑपरेशन चलाए? तो आप कहेंगे हैदराबाद के विलय के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया, पहली बात। दूसरी बात होगी कि हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार हुआ, वर्णन करे या उस पर प्रकाश डाले। तो आप इन भाग को लिख सकते हैं कि हैदराबाद
एक बड़ी रियासत थी जिसके कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं अन्य प्रदेशों तक फैले थे। यहाँ का शासक निजाम कहलाता था। वह चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उसने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता भी किया, किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिलाएं, कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद कांग्रेस सभी इसमें सम्मिलित थे। सभी चाह रहे थे कि हमारा हैदराबाद भारत का हिस्सा हो, लेकिन निजाम इस बात को नहीं चाह रहा। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों को रवाना किया, जिसे रजाकर कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रजाकर कौन थे। क्वेश्चन यहाँ पर रजाकर कौन थे? तो निजाम के विरुद्ध जो आंदोलनकारी थे उन्हें दबाने के लिए जिन अर्धसैनिकों को भेजा गया वही रजाकर कहलाते हैं या कहलाते थे। तो निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों को रवाना किया, जिसे रजाकर कहा जाता। और भारत सरकार ने इसका लाभ उठाकर अपने सैनिकों को भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। और अंततः इन रजाकरों को खदेड़ करके निकाला और हमारा हैदराबाद 1948 में भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना। तो कहा गया कुछ दिनों के संघर्ष के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि हैदराबाद के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। कौन सी परिस्थितियां आई जिसने हैदराबाद को भारत में विलय करवा दिया? यहां पर उत्पन्न आंदोलन, दूसरा आंदोलन को दबाने के लिए रजाकरों का भेजना, तीसरा वहां के आंदोलनकारियों पर बड़ी क्रूरता से दमन करना, कष्ट देना। ये सारी परिस्थितियां थी जिसका लाभ भारतीय सरकार ने उठाया और हैदराबाद का विलय भारत में करवाया। तो आपसे अगर ये प्रश्न भी पूछे आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं। रजाकर के बारे में पूछे, रजाकर कौन थे? तो कह सकते हैं कि निजाम ने जिस अर्धसैनिक बलों को भेजा था आंदोलन को दबाने के लिए, उन्हें ही रजाकर कहा जाता। तो 2 चीजें भारत में हो चुकी थी। 1947 में कश्मीर आ चुका था, 1948 में हैदराबाद आ चुका था। अब हैदराबाद एक बहुत बड़ा भूभाग था। इस हैदराबाद के अंदर तमिल भाषी लोग थे और दूसरा तेलुगु भाषी लोग थे। तेलुगु भाषी लोग जो थे ये चाह रहे थे कि हमारा एक अलग राज्य बने, हमें राज दिया जाए, राज का दर्जा दिया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र जहां तक है उन्हें हटा दिया जाए और वहां पर हमें एक राज्य बना दिया जाए। भारत सरकार उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाए। सरकार ने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नहीं, मैं भाषा के आधार पर आपको राज्य का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। हुआ क्या, यहां एक आंदोलन चला, विशाल आंध्र आंदोलन। और इसका जो नेतृत्व करता था श्री रामालू, पोट्टी रामालू, इसको कहा जाता पोट्टी श्री रामालू। ये थे मुख्य नेतृत्वकर्ता। कोई भी आंदोलन जब चलाएंगे तो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। जैसे असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें लोग तो बहुत थे, लेकिन जो मेन था, जो नेतृत्वकर्ता था वो कौन था? गांधी जी। तो इस विशाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे पोट्टी श्री रामालू। भारत सरकार को बार बार कहा जा रहा था कि सर
हमें अलग कीजिए, अलग कीजिए। ये भारत सरकार मान ही नहीं रहा था। भारत सरकार के पास समस्याएं थी कि अगर हम भाषा के आधार पर बना दिए राज, तो अलग अलग, क्योंकि इस देश में अनेक भाषा है और भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र के लोग कहेंगे हमें राज दीजिए, राज दीजिए, राज दीजिए। यहाँ पर हमने 562 को एक जगह मिला करके एक भारत बनाया। फिर यहाँ पर अगर भाषा के आधार पर हमने इसको मान्यता दे दिया तो फिर कई टुकड़े हो जाएंगे। पता चलेगा 562 को हम एक जगह इकट्ठा किए हैं, 4 श्रेणियों की राज में बनाया है, ABCD जो पीछे हमने पढ़ाया है। अब पुनः हमको इनका कई भाग करना पड़ेगा। नहीं मानने के कारण यह आंदोलन लंबा चला और श्री रामालू अनशन पर बैठ गए। जब अनशन पर बैठा, हुआ क्या, अनशन में उपवास के दौरान, अनशन मतलब भूख प्यास अर्थात भोजन पानी इन चीजों को छोड़ देना, दम तोड़ देना पानी के बिना, भोजन के बिना। सरकार इन चीजों को नहीं देखा और इनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के बाद ये आंदोलन जो शांतिपूर्वक चल रहा था वो आंदोलन हो जाता है उग्र। अब आनन फानन में सरकार चाहती है कि किसी तरह इस आंदोलन को दबाया जाए, क्योंकि एक मृत्यु हो चुका है और जब किसी लीडर का मृत्यु हो जाए, मेन लीडर का, तो उस आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब हुआ क्या कि यहां पर 1953 में आनन फानन में एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था राज्य पुनर्गठन समिति 1953 में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए फैजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर भी बात होगी। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बनाया गया और इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की फजल अली। कहा कि आप हमें जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट सौंपिए कि क्या भाषा के आधार पर राज बनाया जा सकता है या नहीं। अब हुआ क्या, फजल अली ने 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि जी हाँ, भाषा के आधार पर राज बनाया जा सकता है। जब भाषा के आधार पर राज बनाया गया तो उनके लिए सिफारिश की गई। 1956 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और फजल अली के सिफारिश पर 1956 में ही पहला राज्य भाषा के आधार पर बना, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया, इसकी सिफारिशें कब लागू की गई। तो आपको प्रश्न का जवाब देना है कि पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में की गई। इसने अपना रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया। इसकी सिफारिशें पूरे देश में लागू की गई 1956। इनकी अध्यक्षता किसने की, तो फजल अली ने की। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन किया गया, तो वो था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर, तो तेलुगु भाषा के आधार पर। विशाल आंध्र आंदोलन के नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप लिख सकते हैं पोट्टी श्री रामालू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर राज्य पुनर्गठन आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या राज्य पुनर्गठन आयोग पर प्रकाश डाले, आप आसानी से इन बातों को लिख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई। इस आयोग की स्थापना फजल अली आयोग की सिफारिश पर की गई। फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया, 5 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए, मुंबई और पंजाब
का द्विभाषी राज्य बनाया गया, इसलिए वहां विरोधी आंदोलन हुए जिनके फलस्वरूप उनका विभाजन करना पड़ा। 1960 में गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बना। 1966 में पंजाबी का हिंदी भाषा के क्षेत्र को अलग करके क्या बना दिया गया, हरियाणा। तो पंजाब में एक क्षेत्र था जहां पंजाबी बोला जाता था, एक क्षेत्र था जहां हिंदी बोला जाता था। हिंदी वाले क्षेत्र को हरियाणा कहा, पंजाब वाले क्षेत्र को पंजाब कहा, और दोनों की राजधानी आज भी एक है, चंडीगढ़। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत कितने राज्य का गठन किया गया, तो आप कहेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सर्वप्रथम भारत में 14 राज्य और 5 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। इतना बात तो आप लिख सकते हैं। अब बात आएगी अन्य राज्यों का। हैदराबाद के बाद हम पहुंचेंगे छोटे छोटे राज्यों में। छोटे छोटे राज्यों में कुछ बातों को देख ले तो 1956 में फ्रांस की सरकार, आज़ाद हुआ था 1947 में हमारा देश, याद रखेंगे। अभी भी हमारा कुछ क्षेत्र ऐसा है जो किसी न किसी के हिस्से में है या कोई न कोई अन्य देश उस पर शासन कर रहा है। तो फ्रांस की सरकार ने अपना 5 क्षेत्र भारत को सौंप दिया 1956 में। यानी कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो उस समय भी कुछ क्षेत्र अन्य देशों के अधीन था। तो 1956 में फ्रांस की सरकार ने हमें अपना 5 क्षेत्र भारत को सौंप दिया। वो क्षेत्र कौन सा था? पांडिचेरी, जिसे हमने संघ शासित क्षेत्र बनाया, पहला। दूसरा, यनाम एवं क्राइकेल, यनाम एवं क्राइकेल, और ये दोनों भाग को मिला दिया गया किस राज्य में? मद्रास। और यही मद्रास राज्य आज तमिलनाडु के रूप में जाना जाता है। तीसरा भाग जो था वो है माहे, और माहे को केरल में मिला दिया गया। चौथा था चंद्रनगर, पश्चिम बंगाल में। तो यहां 5 क्षेत्र हमने बोला, यहां टॉपिक 4, तो 5 देखिए पूरा गया। एक पांडिचेरी, दूसरा यनाम, तीसरा क्राइकेल, दोनों को कहां मिला गया? मद्रास। 3 माहे, 4 चंद्रनगर, 5। तो 5 क्षेत्र जो फ्रांस के अधीन थे, फ्रांस ने 1956 में इन्हें भारत को सौंप दिया। अब आगे बढ़ते हैं 1961, 60-61 की बात करते हैं। 1961 में भारत ने सैनिक कार्यवाही से पुर्तगाली साम्राज्यवाद को हटा करके गोवा, दमन एवं दीव को मुक्त करा लिया। गोवा जो कि केंद्र रहा था पुर्तगालियों का, पुर्तगाल ने इस पर 1510 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इसे अपने अधीन किया था। और 1961 बोला जाए तो 451 वर्षों तक ये पुर्तगाल के अधीन रहा, और सैनिक कार्यवाही द्वारा इस गोवा और दमन द्वीप को क्या किया गया? मुक्त करा लिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो गोवा है ये किसके अधीन था, तो आप कहेंगे ये पुर्तगाल के अधीन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दमन एवं द्वीप किसके अधीन था, आप कहेंगे पुर्तगालियों के अधीन था। फ्रांस के अधीन कितने क्षेत्र थे? 5। पुर्तगालियों के अधीन कितने क्षेत्र थे? 2। कौन कौन? गोवा और दमन एवं दीव। अब अगला भाग आइए आसाम। असम 1963 जब पहुंचते हैं तो असम का भाग काट करके नागालैंड राज्य बनाया गया। असम बहुत बड़ा भाग था, असम का कई टुकड़ा हुआ है। तो असम का जो पहला भाग कटा उससे एक छोटा सा राज्य बना जिसका नाम था नागालैंड। और इस राज्य का बनने का उद्देश्य था यहाँ पर विशेष आदिवासी लोगों का रहना, जिसे हम लोग नागा कहते हैं। 1971 में जब इस देश में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और एक देश का गठन हुआ जिसका नाम बांग्लादेश था। बांग्लादेश के बाद इस असम, चूंकि असम जो है बांग्लादेश की सीमा पर है और उस दृष्टि से यह एक संवेदनशील राज्य हो गया।
बड़ा राज्य होगा, कोई चीज बड़ा होगा तो उसको उसका देख रेख करना मुश्किल होगा। इनका एक और भाग काट दिया गया और वहां पर एक और छोटा सा राज्य बनाया जिसका नाम मेघालय। अब कहानी आती है 1975। 1975 यही वह राज्य है जो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में भारत का लगभग ये हिस्सा बना। ऐसे अरुणाचल प्रदेश 1986 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का हिस्सा था, उस पर किसी अन्य राज्य का कब्जा था, यानी किसी अन्य राज्य के अंतर्गत उसको चला जा रहा था। 1986 में इसे अलग राज्य बनाया गया। ऐसे झारखंड भी बना, तेलंगाना भी 2014 में बना, नया राज्य तो कई बना, लेकिन जो सबसे अंत में हमारे भारत में शामिल हुए वो थे सिक्किम। अब सिक्किम में कंडीशन आ गया, यहां पर था राजतंत्र, राजा। जब ये आजाद हुआ, आजाद होने के बाद यहां पर जो राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दल में उस समय कौन थे? मुख्य रूप से कांग्रेस थे। कांग्रेस की कमेटियां, कांग्रेस पार्टी वो चाहता था कि सिक्किम भारत में मिले। राजा भी चाह रहे थे कि भारत में मिले, लेकिन राजा का बहुत सारे अधिकारी जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि भारत में सिक्किम राज्य का विलय हो। सिक्किम अलग ही रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर राजा और कांग्रेस जो कि चाह रहे थे भारत में इनका विलय हो, और राजा के प्रतिनिधि नहीं चाह रहे थे कि इनका विलय भारत में हो, तो राजा के प्रमुख लोगों द्वारा राजा के विरुद्ध ही क्या कर दिया गया? विद्रोह। यानी कि हम चाह रहे हैं कि भारत में मिले, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन था, हमारा जो बढ़िया बढ़िया मंत्री था ये हमारा विचार से सहमत नहीं हुआ कि नहीं राजा गलत कर रहा है, तो उसने क्या किया? राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो इसका लाभ भारत सरकार ने उठाया, और किसने उठाया? कांग्रेस ने। इसने विद्रोहियों को पूरी तरह से दबा दिया, और जब विद्रोही दब गए तो सिक्किम का भारत में मिलने का रास्ता, मिलने का मार्ग साफ हो गया, और अंततः सिक्किम 1975 में भारत में मिल गया। अब 1986 में एक और छोटा सा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को एक राज्य का दर्जा मिला है। बहुत छोटा राज्य है जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, इन्हें भी राज्य बना दिया गया। अब थोड़ा सा संघर्ष जो हुआ वो हुआ मणिपुर में। कश्मीर के बाद हमने देखा हैदराबाद, इसके बाद ये मुख्य रूप से इन दोनों जगह मुख्य रूप से लड़ाइयाँ हुई। गोवा में भी हमें ऑपरेशन चलाना पड़ा, और अन्य राज्यों के लिए ज़्यादा हमें मेहनत करना नहीं पड़ा। लेकिन मणिपुर में हमें पुनः एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। ऑपरेशन मतलब कहें कि सैनिक कार्यवाही, और उस सैनिक कार्यवाही के कारण ही हमें मणिपुर अपने भारत में मिला। अब देखिए था क्या, मणिपुर में एक महाराजा था, राजा का राजतंत्र था। बोधचंद्र सिंह ने आजादी से पूर्व ही भारत संघ में अपनी रियासत का विलय संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। आजाद भारत होने वाला था, सब जान रहा है, और आजादी से पहले इसने कहा कि नहीं मैं भारत में मिलूंगा, और उसने क्या किया? साइन भी कर दिया। और इसी सहमति पत्र को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र है जिसमें मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने आजादी से पूर्व ही भारत संघ में अपने रियासत के विलय संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बस ये छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछेगा आप आसानी से इस बात को लिखेंगे। अब हुआ क्या? जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में चुनाव कराए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि मिलना है, लेकिन अधिकतर लोग कह रहे थे कि हमें नहीं मिलना, लेकिन राजा ने साइन तो कर दिया था। तो जब जनता का मत, जनता से अपना विचार लिया गया कि आप कहिए आप कहाँ
जाना चाहते हैं, तो अधिकतर जनता ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलना चाहेंगे। तो मणिपुर में इसके लिए क्या हुआ, मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक है, तब संवैधानिक राजा बनेगा। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम व्यस्त मताधिकार को अपनाकर चुनाव हुए। अब कहा कि इसका फैसला कैसे होगा, तो चुनाव हुआ। वह चुनाव जो किसी राज्य में अब तक नहीं हुआ था। यहां पर या तो राज्य अपने से शामिल हो रहा था, या तो सैनिक कार्रवाई द्वारा इन राज्यों को शामिल होने के लिए विवश करवाया जा रहा था। आप होइए, क्योंकि आप तो भारत थे और जबरदस्ती कहिएगा आप अलग रहेंगे, ये बात भी ठीक नहीं, मन बरहल हो गया। लेकिन मणिपुर में कहानी कुछ और हो गई। मणिपुर में कहेगा कि जनता जिधर जाएगी हिस्सा उसी ओर मिलेगा, और यहां पर हुआ मताधिकार का उपयोग, वोट करवाए गए, और मणिपुर विधानसभा में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर कांग्रेस रियासत को भारत संघ में विलय का समर्थन कर रही थी, जबकि अन्य पार्टियां उसके विरुद्ध थी। भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डालकर रियासत का विलय कर लिया, जिसका वहां की जनता ने तीव्र विरोध किया। जनता पहले से ही क्या था, विरोधी था, और कुछ लोग चाह रहे थे कि मिले और कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं मिले। क्या हो रहा था, विधानसभा में जब बैठा तो दो पक्ष हो गए। वहां कहा कि हम लोग मिलेंगे, कुछ लोग कहा नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार ने दबाव डाला और राजा को कहा नहीं, आपने साइन कर दिया, आपको मिलना ही होगा। जैसे ही साइन किया वहां का लोग उग्र हो गया और राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिया, जिसके चलते यहां से राजतंत्र समाप्त और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहां पर डायरेक्ट शासन किनका हो गया, हमारे भारत का। तो मणिपुर के बारे में अगर पूछा जाए कि मणिपुर के विलय पर प्रकाश डाले, मणिपुर का विलय किस प्रकार हुआ, आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर का हम लास्ट पॉइंट पे अगर आए तो 1961 में जिस गोवा को अलग किया गया था, उस गोवा पर अधीनता थी भारत सरकार की, और जहां पर डायरेक्ट भारत सरकार शासन चलाता है उनको कहते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र। अब बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां पर डायरेक्ट भारत सरकार का शासन चल रहा था, गोवा भी उसमें से एक था। जब ये गोवा पूर्ण रूप से स्थापित हो गया तो 1987 में इस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, और आज गोवा केंद्र शासित नहीं बल्कि एक राज्य है और बड़ा ही विकसित राज्य है। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, और विदेशी खास करके छुट्टियों में छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ खूब आते हैं। इसके बाद भी ये कारवां रुका नहीं कि नहीं अब राज्य नहीं बनेगा, कहेगा अब राज्य बनेगा, अभी भी हम रुकेंगे नहीं। अब हुआ हमारा बिहार और छत्तीसगढ़, बिहार से बना हमारा झारखंड, और उत्तर प्रदेश से दो राज्य बन गए, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये हुआ 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बिहार का कोयलांचल वाला भाग, जहां पर कोयला था, जिसको आप दक्षिणी भाग कहें, और यहाँ पर अधिकतर संथाल लोग, आदिवासी लोग रहते थे, जिस क्षेत्र को संथाल परगना भी कहा जाता था, यहाँ के लोगों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। यहाँ के लोग बराबर एक अलग राज्य बनाने की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और अंततः क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में बिहार का एक बड़े हिस्सा को काट दिया गया और एक राज्य बनाया गया जिसका नाम था झारखंड। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बने, और ये तीनों राज्य 2000 ईस्वी में बनाए गए। इतना ही नहीं, पुनः 2014 में आंध्र प्रदेश, वह आंध्र प्रदेश जहां से राज्य बनना शुरू हुआ था, अंततः इस आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र पुनः अलग हो गया और वहां पर एक और राज्य बना जिसका नाम तेलंगाना बना, और तेलंगाना के अंदर ही आज
हैदराबाद है। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद हुआ करता था, अब इनकी नई राजधानी है अमरावती। ये भारत का नया राज्य है। और इस प्रकार से पूरा वर्तमान स्वरूप को देखा जाए तो वर्तमान स्वरूप में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये था भारत के राज्यों में विलय की प्रक्रिया। तो भारत कई भागों में विभक्त था, कई रियासतों में बटा हुआ था और उन रियासतों को मिलाने में एक लंबा समय लगा और मिलने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में विभाजन हुआ और उसी विभाजन का स्वरूप आज है कि 562 की जगह हम आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आएगा भाषा नीति। अब ये भाषा नीति क्या है? जब आप एक देश में रहेंगे तो इस देश के उत्थान के लिए एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा भाषा जो पूरा देश को कनेक्ट करे, एक ऐसा भाषा जो पूरे देश के लोग बोले, जिससे अपना भाव, अपना आदान प्रदान कर सके। और यही भाषा आपको आपके बीच एकता उत्पन्न करेगी। जैसे कि आप कहीं पर बैठे रहते हैं, अपना घरेलू भाषा में बात करें, मान लीजिए हम लोग घरेलू भाषा हो गया अंगिका भाषा, कहाँ जाइ छै, की करे छै, इस तरह का भाषा हम लोग बोलते हैं। हम यहाँ से पहुँच गए दिल्ली, और दिल्ली में हम एक चौराहा पर बैठे हैं, वहाँ तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे वहाँ पर बैठे कुछ लोग क्या हुआ, इसी अंगिका भाषा में बात करने लगता है। हमें लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र का ही होगा या अपना। तो जब हम भी इसी तरह से बात करने लगेंगे तो हम बहुत अच्छा से घुल मिल लेंगे, एकता कायम हो जाएगी। तो एकता की दृष्टि से, एकता होगा तभी आप सशक्त होइए, एकता होने के बाद ही आप ताकतवर बनिएगा, ताकतवर बनने के बाद ही आप विकास कर पाइएगा। और इसके लिए एक तरह का भाषा होना जरूरी है, और वो एक तरह का भाषा भारत के लिए भी बहुत जरूरी था। देखा गया कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग पर एक भाषा बोला जा रहा है जिनका नाम क्या है, हिंदी। और इसी हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। तो भाषा नीति क्या है? तो भाषा नीति के बारे में लिख सकते हैं कि एक साझी राष्ट्र भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है जो राष्ट्र निर्माण एवं उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूह की पहचान होती है। आप भाषा नीति के बारे में इतना लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका हमने फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर दिया। सेकेंड चैप्टर का वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे और साथ ही साथ इनका ऑब्जेक्टिव भी। ओके, जाइए।